खबर की। उत्तर भारत के एयरपोर्ट पर आज फिर से कोहरा देखा गया है। बीती रात चंडीगढ़ और दिल्ली जाने वाली 4 फ्लाइट्स यहां जयपुर डाइवर्ट की गई। इंडिगो की फ्लाइट 6252 डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची है। हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही थी जो फ्लाइट। दिल्ली जाने वाली 3 फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची है। स्पाइस जेट की मुंबई से दिल्ली फ्लाइट SG 386, एयर इंडिया एक्सप्रेस की गोवा से दिल्ली फ्लाइट IX 1348, स्पाइस जेट की दुबई से दिल्ली फ्लाइट SG 12 पहुंची है जयपुर। अभी भी जयपुर एयरपोर्ट पर चारों फ्लाइट्स मौजूद हैं, क्योंकि जयपुर एकदम सेंटर पॉइंट पड़ता है, सेंटर एयरपोर्ट पड़ता है और इसीलिए कन्वीनियंट रहता है कि अगर मौसम खराब हो और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो, क्योंकि आज जैसा देखने को मिल रहा है, आप दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में भी आज विजिबिलिटी कोहरा इतना ज़्यादा है कि 50 से 100 मीटर ही है। दिल्ली में भी फ्लाइट्स जहां पर कई सारे उड़ानें रद्द कर दी गई या निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, तो उसी तरह 4 फ्लाइट्स ऐसी हैं जहां पर जो फ्लाइट्स अलग जगह से उड़कर, अलग राज्य से उड़कर दूसरी जगह जा रही थी, लेकिन उन्हें डाइवर्ट किया गया जयपुर की तरफ और अभी भी जयपुर में वो फ्लाइट्स मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आसिफ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आसिफ, आज भी उत्तर भारत के कई सारे एयरपोर्ट्स पर कोहरे का असर देखा गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए सर्दियों के सीजन में आमतौर पर जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट हैं, चाहे वो लखनऊ, चाहे अमृतसर, चंडीगढ़ या जयपुर, अक्सर कोहरे को लेकर, या देहरादून एयरपोर्ट, इनमें कोहरे को लेकर जो है वो डाइवर्जन की स्थिति बनी रहती है। और जयपुर एयरपोर्ट हर साल कोहरे के मौसम को लेकर एक्स्ट्रा तैयारियां करता है। यानी जयपुर एयरपोर्ट पे जब से जयपुर एयरपोर्ट अपने वजूद में आया, तब से नॉर्थ एयरपोर्ट पे जब भी फॉगिंग होती है तो सारे डाइवर्जन जयपुर की तरफ किए जाते हैं। फिलहाल पिछले कुछ समय से जयपुर के अंदर कोहरे की स्थिति नहीं है। जयपुर में रोज जो है वो सुबह धूप खिली हुई होती है, लिहाजा ATC का आपस में जो समन्वय होता है, सभी ATC आपस में बात करते हैं और उसके बाद में जयपुर लैंड किया जाता है। इसी सिलसिले के अंदर बीती रात भी 4 फ्लाइट जो है वो जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी और अभी भी सुबह सुबह के समय जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कोहरा है। लिहाजा चारों फ्लाइट जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। एक एक करके सभी फ्लाइट यहाँ पर पहुंची थी। इसमें स्पाइस जेट भी शामिल है और इंडिगो भी शामिल है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। और इसके अलावा चंडीगढ़ जाने वाली एक फ्लाइट और भी थी जो कि चंडीगढ़ में कोहरे के चलते रद्द हो गई, जो जयपुर से रेगुलर फ्लाइट थी जो रोज जाती है। तो इसी तरह से जो है वो शाम तक ये सिलसिला जारी रहता है और शाम को फिर कोहरे की शुरुआत हो जाती है। लिहाजा आने वाले समय में आप देखेंगे कि न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो दिल्ली जाती हैं, जो पूरी दुनिया भर से आती हैं, वो भी जयपुर लैंड करती हैं। नहीं तो किसी तरह यात्रियों को इसमें भारी परेशानी हो रही होगी, किसी तरह का कोई रिएक्शन पैसेंजर्स के? हाँ देखिए बिल्कुल, यात्रियों को भारी परेशानी होती है, हमेशा होती है कोहरे के मौसम में। राइट। लेकिन ये जो डिसीजन लिया जाता है वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही लिया जाता है। कोहरे के चलते नहीं उड़ाई जा सकती प्लेन, क्योंकि अगर विजिबिलिटी नहीं है, दृश्यता नहीं है, रनवे ही नजर नहीं आएगा, तो यात्रियों को इस समय थोड़ी परेशानी झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा दूसरा विकल्प है नहीं। और जो DGC हैं उनके नियमों की पालना करना सभी एयरलाइंस के लिए जरूरी है। अगर विजिबिलिटी 300 या 400 मीटर से कम है तो ATC कभी भी किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंडिंग की परमिशन नहीं देगी। तो क्या पहले से ये व्यवस्थाएं यहाँ पर क्या की गई हैं एयरपोर्ट पे प्रशासन की तरफ से? देखिए जो रनवे होते हैं, रनवे पे ATC को अलर्ट रखा जाता है और जब भी कोई फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट होकर पहुंचती है, वो अपनी सिचुएशन ATC से क्लियर करती है। अगर इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो उसको सबसे पहले लैंड करवाया जाता है। लेकिन अगर कोहरे के चलते अगर कोई फ्लाइट लैंड हो रही है तो उसको एक समय दिया जाता है कि हमारी रेगुलर फ्लाइट अभी लैंडिंग और टेक ऑफ कर रही है, अगर आप आधा घंटा आसमान में होल्ड पे रह सकते हैं। तो सारी फ्लाइट्स इस तरीके से दूसरी एयरलाइंस कोऑपरेट करती हैं और जब यहाँ की फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड कर जाती हैं और उस दौरान जब रनवे खाली होता है तो ऐसी सारी डाइवर्टेड फ्लाइट को फिर जयपुर के अंदर जो है वो एप्रिन के अंदर पार्क करवाया जाता है। इनके लिए बाकायदा 12 एप्रिन बनाए गए हैं, यानी कि अतिरिक्त व्यवस्था की गई है जहां पर बड़े विमान खड़े हो सकें। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जी हां, कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक राजस्थान में देखा जा रहा है। अगर आप बात करें चूरू की, सीकर की, झुंझुनू की, अलवर की, यहां पर शीतलहर जबरदस्त है। सिरोही के माउंट आबू में सर्दी का सितम इस कदर जारी है कि यहां पर माउंटेन मतलब जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर जो तापमान है वो माइनस में चल रहा है। नागौर में 6 डिग्री तक रात का तापमान पहुंच चुका है। अगले 2 से 4 दिन तक कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है राजस्थान के लिए।
राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाला माउंट आबू जो है इस बार पूरी तरह से ठंड की आगोश में है। बीती रात को पारा पड़ने के कारण जो है तापमान माइनस में चला गया था और माइनस में जाने के कारण जो है पार्किंग में रखी गाड़ियां जो है के ऊपर ओस की बूंदें पूरी तरह से बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आती है। ये कैमरामैन को बताऊंगा, एक बार बताएं कि ये कांच है और कांच के ऊपर कैसे ओस की बूंदें जो ये बर्फ में तब्दील हुई है। तो साफ तौर से इसका असर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में और भी जो है जो है सर्दी के कारण जो है लोग जो है फुल एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ में कोई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि आप बताएं कैसा मौसम है, क्या चल रहा है अभी? यहाँ बहुत ठंड है और हार्ड कपाने वाली ठंड पड़ रही है और तापमान सुबह तो 0 पे चला जाता है। बीती रात को तापमान माइनस में जाने के कारण जो है तापमान पूरी तरह से जो है कश्मीर जैसा हो चुका था। गुलमर्ग में जिस प्रकार बर्फ पड़ती है, यहाँ पर भी जो है माउंट आबू में गाड़ियों की पार्किंग में रखी हुई गाड़ियों के ऊपर जो है बर्फ देखने को मिल रही है, जिससे जो है सैलानी रोमांचित हो उठ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आने वाले 2 दिन में यह तापमान जो है और नीचे जाएगा और यह बर्फ जो है और लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर सर्दी के कारण जो है लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित होती हुई नजर आती है, लेकिन इस वीकेंड के चलते बाहर से आने वाला सैलानी बड़ा ही रोमांचित हो रहा है और आने वाले 2 दिन में बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा सैलानी जो है माउंट आबू की वादियों का रुख करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए माउंट आबू से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। करौली जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के साथ गिर रही ओस के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हुआ। कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग 0 तक सिमट गई। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आई, तो वहीं वाहन चालक हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलते हुए दिखाई दिए। आज एक बार फिर करौली जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में घना कोहरा नजर आया। घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कई स्थानों पर 0 तक सिमट कर रह गया, जिसके चलते वाहन चालक और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूल और काम पर जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। इस समय हम करौली के मासलपुर दरवाजा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना घना कोहरा नजर आ रहा है। इस कोहरे के कारण आवागमन में न सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही लोगों को ठंड के कारण अलाप ताप कर काम चलाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा है, जिसके चलते ये दृश्यता काफी कम नजर आ रही है। साथ ही ठंड के कारण जहां लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं वाहन भी धीमी गति से हेडलाइट जलाकर चलते नजर आए हैं। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ठंड का क्या हाल है, किस तरह से ठंड से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ठंड की क्या स्थिति है, कैसा है? ठंड भैया बहुत तेज पड़ रही है, बहुत तेज। दृश्यता का मामला ये है कि 10 फुट का दूर का आदमी स्पष्ट नहीं दिख रहा है और जो मोटरसाइकिल है, व्हीकल है, वो हाईलाइट जलाकर चल रहे हैं, उनको भी बहुत परेशानी आ रही है चलने में। और ये देखो आपने दिखाया होगा, अभी चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा, 10 फुट की दूरी पे भी कुछ घना कोहरा है, जिसके कारण दृश्यता का स्तर कम है। और भी मौजूद है। कैसी पड़ रही है ठंड? नहीं, काफी बहुत तेज ठंड पड़ रही है, बहुत काफी कोहरा भी पड़ा हुआ है। आज सुबह से ही घना कोहरा नजर आ रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी आ रही है। साथ ही जो घूमने जाने वाले लोग हैं, दूध देने वाले लोग हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाबा, कैसी स्थिति है ठंड की? गांव में कोहरा कितने फुल है, ठंड परेशानी आ रही है खूब। कितने परेशानी? कैसे ये परेशान तो आवे, रात को तो लाइट दे में, दिन को लाइट है नहीं दे में, सब रात कूट मोड़ेंगे तो झाड़ो तो लगेगा ही। कोहरे के साथ ही किसानों की एक और भी समस्या है कि दिन के समय लाइट नहीं मिलने से रात में सर्दी के समय उन्हें सिंचाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, करौली। तो वहीं अरावली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मसले पर स्वतः संज्ञान लिया है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच सुनवाई करेगी। अरावली रेंज में खनन को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई थी। विशेषज्ञों के साथ साथ आपने देखा था राजस्थान से लेकर अलग अलग राज्यों में जहां पर अरावली बचाव को लेकर संघर्ष भी देखने को मिला। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी हकीकत भी अगर हम बात करें तो तमाम लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने कहा कि अरावली बचानी चाहिए, ताकि
कि अपना वातावरण सुरक्षित रहे और अब उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही अरावली में खनन पर रोक लगा दी है और ये निर्देश सभी राज्यों के लिए लागू किए गए हैं, लेकिन आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि आज अरावली मसले पर सुप्रीम कोर्ट क्या अहम सुनवाई करता है। जय सुकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच आज सुनवाई करेगी। दौसा को लेकर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस के दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा आमने सामने आ गए हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सांसद पर आरोप लगाया है कि अरावली बचाओ आंदोलन करने वाले सांसद ने ही अरावली की पहाड़ियों को खोदकर यहां मकान बना लिया। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 60 साल के शासन में अरावली को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार पर्यावरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मंत्री ने दावा किया कि भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल में 20 करोड़ पौधे लगाए गए और केंद्र और राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अरावली में ना तो खनन होगा और ना ही कोई लीज दी जाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि जिस पहाड़ी पर उनका मकान है वह अरावली क्षेत्र में नहीं आती और उन्होंने वहां पेड़ पौधे लगाकर पहाड़ियों को सुरक्षित करने का काम किया है। अब अरावली तो देखो, उसका मुद्दा तो जब केंद्र ने अरावली में किसी प्रकार की माइनिंग नहीं होगी बयान दे दिया, न लीज दी जाएगी। कांग्रेस ने तो लीज देकर अरावली को खोखला कर दिया। जो ये आंदोलन कर रहे हैं उसमें जरा आप जाके देखो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ के सांसद का उन्होंने तो अरावली को खोद के ही डाल दिया। मेरे ऊपर हो सकता है लोगों ने कहा होगा, मैं स्वयं माइन ओनर हूँ, कारवान सिकरी मेरी क्रेशर है। ये मेरी क्रेशर हुआ है कि कारवान सिकरी एकमात्र ऐसी पहाड़ी जो पूरे दौसा जिले के अंदर अरावली में नहीं आती है। वहाँ पे 200 लोग काम कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहे हैं। वो पहाड़ी अरावली में नहीं आती है। उन्होंने कहा कि आपने अरावली, मैंने बोल दिया ना अरावली नहीं आती है, जांच करवा लो उसकी। दौसा का ऐतिहासिक डाक बंगला अब प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। अरावली बचाओ जन आंदोलन के दरमियान शुरू हुआ विवाद अब भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग में तब्दील हो गया है। देखिए रिपोर्ट। डाक बंगला बना सियासी अखाड़ा, किरोड़ी वर्सेस मुरारी लाल, वार पलटवार। आगे ऐसा कृत्य किया तो नहले का जवाब धैले से दिया जाएगा। भैया वो तो उनसे पूछो क्या नहले धैलास देंगे, गहरास देंगे, मेरे कोई वो नहीं। दफ्तर की लड़ाई, जुबानी जंग हाई। दौसा डाक बंगले में ताला बंद होने और ताला तोड़ने के प्रयास का मामला पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। विवाद के अगले ही दिन कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहली बार डाक बंगला पहुंचे और घटनाक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाया। मीडिया से बातचीत में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा कि डाक बंगला सरकारी संपत्ति है और वहां किसी भी तरह की तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के पोस्टर और प्रधानमंत्री के चित्रों का अपमान गंभीर विषय है। हरकत की है वो किसी भी तरह उसको सहन नहीं किया जा सकता। विधायक बनाया है, उपचुनाव जीत गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप अहंकार में और देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करें। उनके जो चित्र थे, उनके जो लगे हुए फोटो थे, सरकार की केंद्र की योजनाएं थी जिसमें राज्य सरकार की योजना का बखान है, उनको फाड़ दें, पैरों के नीचे डाल दें, लात मारें, ये अत्यंत ही चिंता का विषय है। मंत्री ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि आगे इस तरह की घटनाएं हुई तो नहले का जवाब दहले से दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने परिवार को इस विवाद में घसीटने पर भी नाराजगी जाहिर की। वहीं इस पूरे मामले पर दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने सत्ताधारी दल पर पलटवार किया और कांग्रेस का पक्ष रखा। सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस एक शांति प्रिय पार्टी है और डाक बंगले में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि डाक बंगला खोलने के लिए पहले ही मैसेज किया गया था, लेकिन चाबी नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद वो बाहर ही कार्यक्रम कर वापस लौट गए। ऐसा पहली बात तो क्या है कि हम शांति प्रिय आदमी, हमारी कांग्रेस मध्यमार्ग की पार्टी है। मैं भी बैठा था, हमने फोन किए थे, हमने फोन किया था बेटा डांगला खोल दो, तो मेरे को टेलीफोन पे मैसेज दिया कि चाबी लेके कोई अधिकारी था नहीं। अब सत्य क्या थी, चाबी थी नहीं थी क्या नहीं थी, हम बाहर हमारी मीटिंग का समापन करके आ गए।
दरअसल डाक बंगला पीडब्ल्यूडी विभाग के परिसर में स्थित है। कांग्रेस सरकार में मुरारी लाल मीणा के दफ्तर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था। उपचुनाव के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि को इसमें आधिकारिक आवंटन नहीं मिला है। हालांकि भाजपा नेता जगमोहन मीणा इसमें जन सुनवाई करते रहे हैं। डाक बंगले के अंदर केंद्र की योजनाओं के पोस्टर भी लगे हैं। आमतौर पर डाक बंगले पर ताला रहता है। डाक बंगले को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बयानबाजी तेज है और दौसा की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। देखना होगा कि प्रशासनिक जांच और सियासी टकराव का ये मामला आगे किस मोड़ पर पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। अरावली बचाओ जन आंदोलन के तहत बाड़ा में कांग्रेस ने जन जागरण रैली निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बाड़ा कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अग्रिम संगठनों और प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता शामिल रहे। रैली शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई श्री राम स्टेडियम पहुंची, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रैली को संबोधित करते हुए अंता विधायक प्रमोद जैन भाया ने केंद्र सरकार पर अरावली पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाने और मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने समसा, पीएचईडी और एनएचएम विभाग की समीक्षा बैठक लेकर स्कूल निर्माण कार्यों और जल जीवन मिशन की प्रगति पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री नागर ने जर्जर स्कूल भवनों की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए गुणवत्ताहीन निर्माण की जांच और पुनर्निर्माण को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग के अभाव में घटिया निर्माण के भी भुगतान हो जाते हैं, इसलिए अधिकारियों को सिर्फ पत्र लिखकर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना चाहिए। मंत्री ने दिल्लीपुरा, दिकोद, अमलीझाड़, नालोदी और पानाहेड़ा सहित कई स्कूलों में निर्माण की खराब गुणवत्ता पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही गांव में हर घर नल से जल योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि कई गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है और कई जगह आरओ खराब पड़े हैं, जिन्हें जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अरे नहीं बता रहा हूँ, जैसे इसमें HSR वगैरह है वो बढ़ेगी, कहीं ज्यादा होगी तो उसी हिसाब से भी डिजाइन चेंज नहीं होगी। तुम्हारे मतलब पंप वगैरह की राइजिंग में डालने लग गया ना, वो पाइपलाइन डाल रहा है ना। जो भी है पहले डिस्कस करो, पूरा प्रेजेंटेशन दो, और ये जो डिजाइन आपने अप्रूव कर ली पहले हमें दिखाई बिना क्यों अप्रूव कर रहे हो भाई? ये नहीं कोई तो काम चालू कैसे करेगा बिना डिजाइन के? सर्वे करेगा ना पहले तो। अरे तो आपने कभी टाइम लिया क्या कि भाई मैं दिखाना है मुझे, ये आपको बताना है क्या करना है, साहब ये बताओ। 2-3 बार मैंने राजेंद्र जी से बात हुई, लेकिन आप बात कर रहे थे, एक बार मैं खुद पर्सनली बात, कोई टाइम नहीं लिया आपने दिखाना है मुझे, कोई ये मेरे पास ये तैयारी क्या सुझाव है? सर राजेंद्र जी से मैंने खुद में बात करी है सर। आप इसको मैं चीफ साहब को बोलता हूँ आपको जयपुर बुलाते हैं, या तो कल परसों में जयपुर आ जाओ, पूरा उसका कॉन्ट्रैक्टर भी आया, उसका प्रेजेंटेशन लेके आओ। पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी आंख नाक कान वो अधिकारी होते हैं, जो भी काम होता है कॉन्ट्रैक्टर करता है, लेकिन बिना अधिकारी के देखे काम हो रहा है और काम हो रहा है घटिया हो रहा है, उसको जानकारी नहीं है तो बच नहीं सकते। इसलिए उनकी बिना जानकारी के कोई काम हो रहा है, इसका मतलब उनकी कोई नेग्लिजेंसी है। बिना नेग्लिजेंसी के इस तरह से घटिया काम होना संभव नहीं है। आज का ज़माना जो है वो टेक्निकल उसका ज़माना है। हम वहाँ बैठ के भी, अधिकारी ऑफिस में बैठ के भी जो काम चल रहा है उसके वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से पूरी तत्परता के साथ हम जानकारी भी कर सकते हैं और उस पर निगाह रख सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो लापरवाहियाँ पिछले दिनों से चली आ रही थी, उस पर लगाम लगाने का ही मेरा एक उद्देश्य है। बूंदी जिले के डाबी इलाके में पैंथर की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। डाबी क्षेत्र के पराना गांव में आबादी क्षेत्र के पास एक पैंथर ने गाय को अपना शिकार बना लिया है। बड़ी खबर बूंदी से है। बताया जा रहा है कि गांव के नजदीक संचालित एक क्रेशर के पास ये घटना हुई है, जहां पैंथर ने अचानक हमला किया और इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य 2 गाय दौड़कर वहां से भाग गई।
घटना के समय सड़क से गुजर रहे कुछ वाहन चालकों ने पैंथर का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है, जो अब सामने आया है। लगातार ऐसी घटनाओं से साफ है कि वन्य जीव शिकार की तलाश में आबादी क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। और चलिए अजमेर से आपको खबर बता दें, जहां केकड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले अजमेर कोटा और जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की वसूली लगातार जारी है, लेकिन सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दोनों ही हाईवे पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जो हादसों को खुला न्योता दे रहे हैं। टूटी फूटी सड़कों के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन हो रहे सड़क हादसों से लोगों में भय का माहौल है। इसके बावजूद टोल टैक्स संचालक और जिम्मेदार विभाग न तो सड़कों की मरम्मत करा रहे हैं और न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सड़कें चलने लायक नहीं हैं, तो टोल टैक्स वसूली पूरी तरह गलत है। जनता ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द सड़कों की मरम्मत करवाई जाए या फिर टोल वसूली पर रोक लगाई जाए। दौसा जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अस्पताल के लेबर रूम के आसपास आवारा श्वानों की मौजूदगी ने मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं में खासतौर पर रात के समय भय का माहौल बना हुआ है। जब लेबर रूम के बाहर और आसपास श्वान घूमते नजर आते हैं, लेबर रूम जैसे संवेदनशील क्षेत्र के पास आवारा श्वानों का खुलेआम घूमना अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। बीती रात मरीज के परिजनों द्वारा बनाया गया ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थिति यह है कि श्वान केवल अस्पताल परिसर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कई बार वार्डों के अंदर तक पहुंच जाते हैं, जिससे नवजात शिशुओं की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राजस्थान एक कश्मीर कहलाने वाले माउंट आबू में इस वीकेंड सैलानियों की धूम देखने को मिल रही है। वहीं आबू के पर्यटन स्थल सैलानियों से खचाखच भरे हुए हैं। होटलों में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। मनाने के लिए राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाला माउंट आबू में देसी व विदेशी सैलानियों का जो है यहाँ पर आना देखा जा रहा है। गुलाबी सर्दी के साथ ही यहाँ पर जो है कई सैलानी जो आ रहे हैं। मार्केट जो है चकाचौंध से है, यहाँ पर पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। और कहने वाली बात यह है कि जिस प्रकार यहाँ पर वीकेंड शुरू हुआ है, उस वीकेंड से ही जो है आज 30,000 की जो है सैलानी यहाँ पर जो है आ रहे हैं। कैमरामैन से आग्रह करूंगा एक बार पर्यटकों को बताया कि किस प्रकार से ये नक्की झील को निहारने के लिए, बाजारों में घूमने के लिए सैलानी जो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि नए साल का जो है जश्न को मनाने के लिए जो है सैलानी माउंट आबू का रुख कर रहे हैं और आने वाले 31 को यह सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी नजरें जो है पूरे देश की नजरें जो है यहाँ पर माउंट आबू पर टिकी हुई हैं। यहाँ पर कई प्रशासन के द्वारा तमाम जो है शरद महोत्सव को लेकर जो है तैयारियां भी कर चुके हैं। अमली जामा पहनाने का भी काम जो है पूरी तरह से हो चुका है। 3 दिन का चलने वाला शरद महोत्सव जो है शुरू होगा और उसके बाद में ही 31 मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, माउंट आबू। गोल्डन सिटी जैसलमेर इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक जैसलमेर पहुंचकर यहां के पर्यटन स्थलों का आनंद ले रहे हैं। नववर्ष के आगाज से पहले गड़ीसर लेक पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। देर रात तक सैलानियों की चहल पहल बनी रहती है। गड़ीसर पोर और आसपास के इलाकों में भी पर्यटक घूमते फिरते नजर आ रहे। विश्वविख्यात जैसलमेर इन दिनों पर्यटकों से लगातार गुलजार हैं। नववर्ष आगाज से पहले पिछले कई दिनों से पर्यटक जैसलमेर पहुंच रहे, जैसलमेर के पर्यटन स्थलों को निहार रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं गड़ीसर लेक पर। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो दृश्य दिखाएंगे। गड़ीसर लेक का नज़ारा, नाइट टूरिज्म का लगातार जो पिछले कई दिनों से बढ़ाव देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ की गड़ीसर पोल से जो गड़ीसर लेक का फोटो सेशन कर रहे हैं, अपनी लम्हे हैं वो साक्षी बन रहे हैं, अपने मोबाइलों में वो तस्वीरें भी कैद कर रहे हैं। देशी और विदेशी पर्यटकों का पिछले कई दिनों से जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जैसलमेर के सोनार दुर्ग सहित
तमाम जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ जो गड़ीसर लेक पर शॉपिंग भी कर रहे हैं, अपना फोटो सेशन भी कर रहे हैं, रील के साथ जश्न भी मनाने नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा, कई हमारे साथ पर्यटक भी मौजूद हैं, उनसे बात का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ जैसलमेर के गड़ीसर लेक निहारने पहुँचे, उनसे बात करूँ। कहाँ से आए हो, क्या कहोगे जैसलमेर को लेकर? मैं मुंबई से आई हूँ और मुझे जैसलमेर को बहुत अच्छा लगता है। आपने गड़ीसर लेक देखा, कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत सुंदर सा है। हाँ, हमारे साथ और भी पर्यटक मौजूद हैं। क्या कहोगे आप? मैं इसकी बहन हूँ, मैं भी मुंबई से है। बहुत अच्छा था। कितने दिन का टूर है आपका जैसलमेर? 6 दिन। हाँ, 6 दिन का टूर। और कहाँ घूमे जैसलमेर? नहीं, हम 6 दिन राजस्थान में थे। हम जयपुर और जोधपुर भी गए थे। हमारे साथ और भी पर्यटक मौजूद, उनसे बात का प्रयास। सर, कहाँ से आए जैसलमेर? दिल्ली से आए। क्या कैसा लगा जैसलमेर? बहुत सुंदर है जैसलमेर, गोल्डन सिटी है आपका। और हम लोग भी 3 दिन के लिए आए हैं यहाँ पे। सैम ड्यून्स देखा, गड़ीसर लेक देख रहे हैं, फोर्ट देखेंगे कल। कहीं ना कहीं रात को नाइट टूरिज्म का बढ़ावा देखने को मिला है, इतनी बड़ी क्राउड है, क्या कहोगे आप? अच्छी बात है कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि 5-6 बजे तक ही लेक खुलता है, बट अभी अच्छा है कि रात में भी आ सकते हैं यहाँ पे। जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। जैसलमेर अभी आने 2 दिन घूमा, तो अभी सैम ड्यून्स देखा और सेकेंड प्लेस आज ये लेक था, तो दोनों ही जगह सुंदर है। बाकी कल मैं फोर्ट देखूंगी। तो जैसलमेर को ऑल ओवर आपकी यात्रा को लेकर क्या कहोगे आप? अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सुंदर शहर है। बहुत अच्छा है, बहुत एयर क्वालिटी सब कुछ इतना अच्छा है। स्पोर्ट्स डेजर्ट में ये तो जोधपुर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसलमेर में आप कहाँ घूमे, कितने दिन का टूर है? अभी तो बस 2 दिन के लिए ही है।